हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रामदेव चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी का राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। चलेगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होगे, आज हमारे यहाँ पर राजनीति की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और पॉलिटिकल साइंस में हमारा आज जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक इतिहास। वैसे हम देखें भारत के इतिहास में तो जो हमारा पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारी संविधान सभा, लेकिन हम संविधान सभा से एक और टॉपिक उठा रहे हैं, वो पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए पहले संवैधानिक इतिहास को पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे संविधान सभा, प्रस्तावना, अनुसूचियां वगैरह आगे पढ़ते हुए कंटिन्यू चलेंगे। तो चलेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक कमेंट दीजिएगा और उसके बाद हर जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की बेहद जरूरत। तो चलेगा, आज हम शुरू करते हैं हमारा हम राजनीति की शुरुआत करते हैं। तो पहले श्री गणेशाय करते हुए तो चलेगा, पहला टॉपिक जो है वो कौन सा है? भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिएगा साहब, ये जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो किस तरीके से रहा था, यानी भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो किस तरीके से रहा था। आप जानते ही हो कि 16वीं सदी में अंग्रेज भारत में आए थे। अंग्रेजों ने भारत में किसकी स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी सदी में हुई थी? 16वीं सदी में। और 16वीं सदी के बाद में हमारी जो आगे हम बात करते हैं 17वीं सदी की। कौन सी सदी की? 17वीं सदी की। आप जानते हो 1757 में, कौन से ईस्वी में? 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और हमारे जो अंग्रेजों कौन थे उस वक्त? क्लाइव। कौन थे? क्लाइव। इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध में सब क्लाइव क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। और उसके बाद में जो अपना है जो इससे प्लासी के युद्ध के बाद, किसके युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की जड़ें क्या हुई थी साहब? मजबूत हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 ईस्वी के बाद में एक अगला और युद्ध हुआ था और वो हुआ था 1764 ईस्वी में। इसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध जो किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो उस वक्त अंग्रेजों की ओर से जो लड़ने आया था वो हेक्टर मनरो लड़ने आया था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद में यानी बंगाल के नवाबों की बक्सर के युद्ध में क्या हुई थी? बुरी तरह से साहब पराजित हुए थे। और पराजित होने के कारण भारत की बंगाल पर किसका शासन स्थापित हो गया था साहब? अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। आप जानते ही हो, देखो इस तरीके से, ये देखिएगा हमारा इस तरीके से भारत। अब देखिएगा भारत के अंदर यहाँ पर एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम था बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत था? बंगाल प्रांत। और जिसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी क्या थी? कलकत्ता। जिसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता। उस वक्त ये भारत का सबसे विकसित प्रांत था। उस वक्त भारत का ये सबसे विकसित प्रांत था। आपको सब विकसित था कैसे? तो विकसित होने का मतलब है साहब, यहाँ पर आप जानते हो नदी आती है, गंगा नदी, और यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहने गंगा, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा भी बनता है। और बहुत सारी नदियों के कारण यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर दोमट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा पाई जाती है। और ये मृदा जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर फसल का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। इसलिए यहाँ पर बंगाल से बहुत क्या होता था साहब? फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन होता था। उस वक्त बंगाल के अधीन कौन कौन से आते थे? तो देखिएगा बंगाल के अधीन खुद एक बांग्लादेश, पूरा का पूरा कौन सा देश? बांग्लादेश, ओडिशा, बिहार और वर्तमान पश्चिमी बंगाल। ये इतने प्रांत थे जो सब के सब किसके अंदर आते थे? उस वक्त बंगाल के अंदर आते थे। यानी बांग्लादेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सा था जो असम का भी इसके अंदर आता था। जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा था यानी असम का कुछ हिस्सा था, वो असम का हिस्सा भी किसके अंदर आता था साहब? बंगाल प्रांत के अंदर आता था। अब देखिएगा भारत में अंग्रेजों ने अपनी 3 जगह सत्ता स्थापित की थी। एक तो इन्होंने अपना जो मुख्य बनाया था वो बॉम्बे को बनाया था। किसको बनाया था? बॉम्बे को। और बॉम्बे के बाद एक इन्होंने बनाया था किसको? चेन्नई को। और उसके बाद में एक किसको बनाया था? बंगाल को। यानी उस वक्त 3 जो दक्षिण भारत के अंदर जो प्रांत था, एक बॉम्बे प्रांत था, एक चेन्नई प्रांत था और एक कौन सा था?
अपना ये तो जो बंगाल प्रांत पूर्वोत्तर भारत में आ गया। तो ये 2 प्रांतों पर तो इन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन 2 के बाद इनको पता था कि यदि हम बंगाल पर विजय प्राप्त कर ले तो लगभग हम पूरे भारत को क्या कर सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर जो पहली विजय प्राप्त की थी वो 1757 में की थी। और वो युद्ध कौन सा था, प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों की ओर से जो लड़ने आए थे वो कलायु आए थे। कलायु यानी कलायु ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम, मतलब हिंदू और मुसलमानों में यहाँ पर विद्रोह करवाया था और उसके माध्यम से इन्होंने युद्ध को फतेह किया था। इसलिए वहां पर जो कलायु ने प्लासी के युद्ध में फूट डालो राज करो यानी वाली नीति का प्रदर्शन किया था। उसके बाद में आगे 1764 में युद्ध हुआ था, वो कौन सा था, बक्सर का युद्ध। यानी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में पूर्ण रूप से सत्ता किसकी स्थापित हो गई थी, तो बंगाल में पूर्ण रूप से सत्ता साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हो गई थी। क्योंकि आप जानते हो भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं सदी में आ गई थी और उस वक्त बंगाल के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1764 के बाद में पूर्ण रूप से भारत में यानी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। अब देखिएगा अगली बात, यानी अंग्रेजी सरकार ने 1773 में एक कानून लेके आई थी और उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखना, आपसे पूछेंगे कि भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया जो पहला कानून था वो कौन सा था, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में अंग्रेजों ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। यानी बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। क्या क्या परिवर्तन किए थे तो देखिएगा इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। यानी इस एक्ट में क्या किया था अंग्रेजों ने, एक तो साहब यहां पर जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो किसे बना दिया, यहां पर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया। किसको बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया। किसको बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स को। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो वो तो था कलायु, लेकिन इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था उस गवर्नर का नाम क्या कर दिया था साहब, गवर्नर जनरल करके। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो किसको बना दिया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया। ध्यान रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है साहब कि भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून तो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब आया था 1773 में। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यहां पर जो ये रेगुलेटिंग शब्द है, रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ, इस रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ क्या है, तो ये जो रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है साहब नियमन। क्या है, नियमन, यानी नियम बनाना। क्या बनाना, नियम बनाना, कानून कायदे बनाना। यानी रेगुलेटिंग शब्द का जो अर्थ है वो क्या है साहब, नियमन। क्या है, नियम। तो देखिएगा यानी 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो चुकी थी। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और 1758 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में पूर्ण रूप से विजय, यानी बंगाल में पूर्ण रूप से सत्ता किसने जमा ली साहब, अंग्रेजों ने। और बंगाल में अपना अंग्रेजों ने जो पहला गवर्नर बनाया था वो किसको बना दिया था, कलायु को बनाया था। और कलायु ने आगे 1773 में कानून अंग्रेजी सरकार यहाँ पर लेके आई, वो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, उसका जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, वो गवर्नर जनरल था, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया। उसके बाद में यहाँ पर रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ क्या था, नियमन है। और ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा पहला गया कोई कानून था वो कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार ये ऊपर वाली में बातें आपको क्या कर देता हूं, साफ देखिएगा। तो ये दो बातें आप फटाक से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे की ओर हम चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट की और हम बातें करते हैं कैसे कैसे, देखिएगा ध्यान से। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने यहाँ पर एक नियम बनाया था। वो नियम क्या बनाया कि साहब हम हर 20 साल में यहाँ पर भारत में क्या लाएंगे, कानून लाएंगे। भारत में क्या लेके आएंगे, नए नए कानून। यानी 20 साल के बाद 1773 के बाद में 1793 के बाद में 1813 और 1813 के बाद में 1800
1833 और 1833 के बाद 1800 अपना अगला 53। यानी हर 20 साल के अंदर भारत के अंदर क्या लेके आएंगे, कानून लाएंगे, नियम बनाएंगे। अब देखो ये 1773 में तो कौन सा लेके आए थे, ये रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1793 में कौन सा था, चार्टर एक्ट, यानी चार्टर एक्ट बोलो या अधिनियम बोलो। 1813 में कौन सा आया था, चार्टर एक्ट। और 1833 में भी कौन सा था, चार्टर एक्ट। और 1853 में भी कौन सा था, चार्टर एक्ट। आप लोग जानते ही हो कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो जस्ट इसके 3 साल बाद में ही हुई थी, यानी 1853 के बाद 4 साल बाद में आगे 1857 की क्रांति हुई थी साहब। तो क्रांति के समय इस कानून को बिल्कुल क्या कर दिया था, अंग्रेजी सरकार ने विलुप्त कर दिया था। और जो ब्रिटिश इंडिया का जो यानी जो शासन था, जो राज था, वो सीधा का सीधा किसके हाथों में चला गया था, महारानी के हाथों में चला गया था, यानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। पहले तो यहाँ पर जो कानून था वो किसके हाथ में था, इन पांचों अधिनियमों में। तो 1773 से लेकर के 1853 तक भारत में जो राज किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। लेकिन आगे 1857 के बाद में 1858 में अगला जो अधिनियम आया था वो आया था भारत शासन अधिनियम। उसके माध्यम से साहब सीधा का सीधा जो राज था वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स एक रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ नियमन और एक अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में बनाया गया पहला एक्ट कौन सा था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिएगा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या क्या बातें हुई थी, ध्यान से देखिएगा। इसी एक्ट के तहत 1774 में, यानी इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। और इस उच्च न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश था, वो प्रथम जो न्यायाधीश किसे बनाया था, तो ध्यान रखना जो प्रथम न्यायाधीश था वो लॉर्ड इम्पे को बनाया। किसको बनाया था, लॉर्ड इम्पे को बनाया था। किसको बनाया था, लॉर्ड इम्पे को बनाया था। ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की और उसका जो प्रथम न्यायाधीश था वो किसे बनाया था, लॉर्ड इम्पे को बनाया था। किसको बनाया था, लॉर्ड इम्पे को। अब देखिएगा इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और क्या प्रावधान किए, प्रावधान किए कि हम हर 20 साल में क्या बनाएंगे, सब नए कानून कायदे। तो आगे देखो 1773 के बाद में 1793 के बाद 1813 के बाद में 1833। आप जानते ही हो 1833 में जो बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर था विलियम बेंटिंग। कौन था, विलियम बेंटिंग। उस वक्त जो बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और इसी चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, विलियम बेंटिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया और वो कौन था, विलियम बेंटिंग था। कौन था, विलियम बेंटिंग। तो देखिएगा पहले हम 2 आज एक्ट देखे, इसमें इतना कोई खास नहीं है। दोनों के अंदर तीसरे के अंदर जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने बात बता दी थी। अब देखिए 1773 के अंदर ये बातें हुई थी, उसके बाद में 1833 में ये बातें हुई थी। अब हम अगली चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार फटाक से क्या कर लीजिए, आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम अगली चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। फटाक से कर लीजिए। मेरे ख्याल से पॉइंट अच्छे से आपके क्या हो रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। समझते हुए चीज़ों को क्या पढ़ते हुए चलिएगा आगे की ओर।
कर लिया होगा। अब देखिएगा अगली बात, तो ये आपको एक्ट मेरे ख्याल से रेगुलेटिंग एक्ट एक तो 1773 का और एक 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको अच्छे से क्या हो गई होगी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा अगली बात, अब हेडिंग लगाओ अगली, 1858 का भारत शासन अधिनियम, कौन सा, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिएगा अब इस भारत शासन अधिनियम में हुआ क्या, आप जानते ही हो कि 1857 में भारत में क्या हुई थी साहब, क्रांति हुई थी। और इस क्रांति के बाद में अंग्रेजी सरकार ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भारत में से हम ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म करेंगे और भारत को सीधा का सीधा जो भारत पर है जो शासन है जो किसका स्थापित होगा, अपने महारानी का। किसका स्थापित होगा, महारानी का। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला पॉइंट जो मैं लिख देता हूं, क्या पहला पॉइंट है साहब, यानी इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा भारत का शासन सीधे महारानी के अधीन हो गया, अधीन हो गया। यानी अब जो भारत पर जो कानून कायदे बनाएगी वो कौन बनाएगी, सीधे महारानी बनाएगी। कौन बनाएगी, महारानी बनाएगी। ध्यान रखना, यानी आपसे पूछेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था, तो कब हुआ था, 1858 में, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और उस वक्त है जो भारत का जो शासन था वो सीधा का ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश महारानी के अधीन चला गया। अब देखिएगा अगली बात, इंग्लैंड की संसद में, इंग्लैंड की संसद में एक नया विभाग भारत मामलों का विभाग बनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड की संसद में उस वक्त एक नया विभाग बनाया, और विभाग कौन सा था, भारत मामलों का विभाग। ध्यान रखिएगा, इस जो भारत मामलों का जो विभाग था इसका अध्यक्ष जिसे बनाया था उसे, जो भारत मामलों का विभाग था इसका जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे, अध्यक्ष को भारत सचिव। क्या कहते थे, उस अध्यक्ष को क्या कहते हैं, भारत सचिव। और ध्यान रखना, उस वक्त जो प्रथम भारत सचिव थे, प्रथम जो सचिव थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड स्टैनली। क्या कहते हैं, लॉर्ड कौन से थे, स्टैनली। और आपको वहां पर वुड्स भी मिल सकता है, यानी स्टैनली के नाम पर क्या मिल सकता है, वुड्स भी मिल सकता है कई किताबों के अंदर। तो ध्यान रखना, लॉर्ड स्टैनली या लॉर्ड वुड्स। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड की संसद में एक नया विभाग बनाया, विभाग का क्या नाम था, भारत मामलों का विभाग। और इसका जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन कहलाता था, भारत सचिव कहलाता था। और प्रथम जो सचिव थे, प्रथम जो भारत सचिव थे वो कौन थे, लॉर्ड स्टैनली या लॉर्ड वुड्स। कौन थे, लॉर्ड वुड्स। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा कानून है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। फटाक से क्या कर लीजिएगा, इस चीजों को भी क्या कर ले, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगली बात, अब देखिएगा इसी एक्ट की अगली बात, यानी इसी अधिनियम के माध्यम से आपको पता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से, यानी जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अब देखिएगा, इस जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसका नाम क्या कर दिया था, वाइसराय कर दिया था। क्या नाम कर दिया था, वाइसराय। तो ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा यानी भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर
वाइसराय कर दिया। क्या कर दिया था साहब? वाइसराय कर दिया। यानी बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके बाद में भारत का प्रथम वाइसराय, तो मैं अभी बताने वाला हूँ, समझ गए ना। तो वाइसराय नाम कब किया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब बताओ आप कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोलोगे लॉर्ड कैनिंग। और उसी वक्त जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए उस गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया? वाइसराय कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम जो वाइसराय थे, यहीं पर लिख देता हूं, प्रथम जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रथम वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लोसा, ये कौन सा आपका अधिनियम एक्ट हो गया? अपना अधिनियम कौन सा हो गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। फटाक से क्या कर लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम अगली चीज़ों की ओर बढ़ते चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की बेहद ज़रूरत हो। यकीन के साथ जुड़िएगा साहब, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको इस क्लास से। कर लिया होगा? तो चलेगा अब अगली बातों, क्योंकि इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यानी संवैधानिक इतिहास इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जामों के अंदर संवैधानिक इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया, यदि आपने नहीं पढ़ा तो क्या सोल्व कर पाओगे? उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या आपको सोल्व नहीं कर पाओगे? उस तरह 1858 का भारत शासन अधिनियम का कोई क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अब कर लोगे, क्योंकि अब पढ़ लिया है। अब देखिएगा अगली बात, कर लो क्लीन। अब देखिएगा अगली बात, अब अंग्रेजों ने भारत में और क्या क्या किया था, यानी हम राजनीति की तरह से पढ़ेंगे, राजनीति के माध्यम से पढ़ेंगे, न कि इतिहास के माध्यम से। हम राजनीतिक बातें करें और कौन सी बातें करें? संवैधानिक बातें करें, यानी संवैधानिक बातों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा अगली बात, यानी एक मैं और बात लिख रहा हूं, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया था? 1809 का मार्ले मिंटो अधिनियम। सर ये नाम ऐसा क्यों है 1909 का? ये आया तो 1909 में था और इसका नाम मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों रखा साहब? इसलिए रखा क्योंकि उस वक्त जो भारत सचिव थे 1909 में, वो कौन थे? मार्ले थे। कौन थे उस वक्त भारत सचिव? कौन थे? मार्ले थे। लेकिन मिंटो उस वक्त क्या थे? तो मिंटो, ध्यान रखना, उस वक्त भारत के क्या थे? वाइसराय थे। भारत के क्या थे? वाइसराय। और यही दोनों इस कानून को लेके आए थे और इसी कारण इस कानून को क्या कहते हैं साहब? 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। यानी 1909 में आया था ये। मार्ले उस वक्त भारत सचिव थे और मिंटो उस वक्त के थे भारत के वाइसराय। और अभी सचिव कब बनना शुरू हुआ ये तो आप 1858 के भारत शासन अधिनियम में देख लिया। जो प्रथम कौन थे भारत सचिव? तो अभी आपने देखा था तो कौन थे? लॉर्ड स्टैनली वुड्स। अब देखिएगा अगली बात, अब देखिए थोड़ी सी मैं इस चीजों की क्या बना रहा हूं, रूपरेखा बता रहा हूं। आप जानते हो 1906 में एक तो घटना हुई थी, 1906 में एक घटना हुई थी 1907 में। देखिएगा क्या क्या घटनाएं हुई थी 1906 में। आप लोग जानते ही हो साहब, मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, यानी मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो 1906 में हुआ था। और ये जो गठन हुआ था ये कहां पर हुआ? आप जानते हो ढाका में हुआ। कहां पर हुआ? ढाका में। और करने वाले कौन थे? तो आगा खां। कौन थे करने वाले? आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और वो कब हुआ था? 1906 में। और अगली बात 1907 में सर क्या घटना हुई थी? तो 1907 में कौन सा विभाजन? सूरत विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ था? सूरत विभाजन। कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दलों में कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था 1907 में। और उससे पहले 1906 में कौन सी लीग का गठन हुआ? मुस्लिम लीग का क्या हो गया था? गठन हो गया था। इसीलिए इस 1909 का जो अगला अधिनियम लाया था मार्ले मिंटो अधिनियम, उस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आप बोलोगे सर ये होती क्या है? इसका मतलब होता है अपने मुसलमानों के लिए अलग से कानून कायदे बनाना।
मुसलमानों को यानी क्या बनाना, अलग से कानून कायदे बनाना, उनको हर क्षेत्र में अलग से क्या देना, वरीयता देना। अब सीधी सी बात है, एक कास्ट को यदि सरकार वरीयता देगी, दूसरी कास्ट को वरीयता नहीं देगी, तो वो दोनों कास्टें आपस में क्या होगी साहब, भिड़ेगी। क्या होगी, भिड़ेगी। वो दोनों कास्टें आपस में जब आंदोलन करेगी तो आपस में आंदोलन के कारण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कट्टर हो जाएंगे। और यदि दो भारत में उस वक्त दो बड़े, उस वक्त हिंदू और मुसलमान यही दो बड़े दल थे, तो ध्यान रखें यदि दोनों इस वक्त ऐसे हो गए तो सीधी सी बात है अंग्रेज अपना आराम से शासन को चला पाएंगे। इसलिए जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ उसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से क्या क्या था, तो यहीं पर लिख देता हूं, मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की। और की किसकी थी, मुसलमानों के लिए। अब ध्यान रखा, आपको पता है भारत के तो जो वाइसराय थे वो कौन थे, उस वक्त मिंटो थे। इसीलिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जो जनक कहते हैं, और वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। किसको कहते हैं, मिंटो को। और कहते क्यों, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी साहब। उस वक्त 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था ढाका में, करने वाले कौन थे, आगा खां थे। 1907 में सूरत विभाजन हो गया था, क्योंकि उस वक्त दो बड़े बड़े दल बन चुके थे। एक तो हिंदुओं की संस्था बन चुकी थी कांग्रेस, और एक मुसलमानों की संस्था कौन बन चुकी थी, अपनी मुस्लिम लीग। तो ये ऐसी स्थिति हुई थी, उसी की फायदा किसने उठाया, 1909 में मार्ले और मिंटो दोनों ने उठाया। एक अलग से अपना एक अधिनियम पारित किया, उसके लिए मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी। पता था कि मुसलमानों के लिए करेंगे तो जरूर कौन उठेगी साहब, कांग्रेस बोलोगी, हम कांग्रेस बोलेगी हमारे लिए भी करो। यदि कांग्रेस उठेगी तो सीधी सी बात है वहां पर मुस्लिम लीग भी इससे विरोध में आएगी, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो ध्यान रखना, भारत में जो सांप्रदायिकता का जो जनक है वो भी किसे कहते हैं, मिंटो को। भारत में सांप्रदायिकता का जनक, भारत में जो सांप्रदायिकता का जो जनक है वो भी किसको कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। और कहते हैं क्यों, ये आपको पता ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अधिनियम था आपका, मार्ले मिंटो अधिनियम। ध्यान से देखिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि ये आपको है जो ये भी पूछ सकते हैं सीधा कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लाए। उस भारत के वायसराय कौन थे, मिंटो थे। और मार्ले कौन थे, तो कौन थे, भारत सचिव थे। और इसका उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग करना, यानी स्थापना करना। और भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन, तो मिंटो। कौन है, मिंटो। और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, या वैसे इतिहास में पढ़ते हो ढाका में, करने वाला कौन थे, आगा खां। और 1907 में कौन सा विभाजन, सूरत है फूट, यानी सूरत विभाजन। तो चलिएगा, आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और मेरे ख्याल से आपको आज क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, तो एक बार आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हर बच्चे के पास पहुंचेगा, इसको शेयर कीजिएगा। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट दीजिएगा, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमारा भी हौसला उठेगा कि साहब हमारी जो क्लास है वो बच्चों को क्या लगी है, अच्छी लगी है। तो चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में जो जल्दी कल आने वाली है। धन्यवाद।